क्लास 11th में हो और मुझे पता है अभी तक पढ़ाई नहीं करी हो, क्योंकि सभी वेट करते हैं एग्जाम आ जाएंगे, एग्जाम के 15-20 दिन पहले बुक उठाएंगे और कर लेंगे। अगर इतना ही आसान होता, बच्चे क्लास 11th में बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे होते। एवरेजली अगर देखोगे तो 70 की रेंज में मार्क्स आते हैं बच्चों के। उसका रीजन है टाइम पे पढ़ाई ना स्टार्ट करना, डिसिप्लिन ना रहना और चीजों को अच्छी तरह से क्लियर ना करना। ये भी प्रॉब्लम आपकी अड्डा 24/7 आर्ट्स अड्डा क्लास 11-12 हिंदी मीडियम ने सॉल्व कर दी है पूरी की पूरी। क्लास 11th में हो और मुझे पता है अभी तक पढ़ाई नहीं करी होगी। क्यों? क्योंकि सभी वेट करते हैं एग्जाम आ जाएंगे, एग्जाम के 15-20 दिन पहले बुक उठाएंगे और कर लेंगे। अगर इतना ही आसान होता तो बच्चे क्लास 11th में बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे होते। बट एवरेजली अगर देखोगे तो 70 की रेंज में मार्क्स आते हैं बच्चों के। क्या रीजन है उसका? उसका रीजन है कि एक टाइम पे पढ़ाई ना स्टार्ट करना, डिसिप्लिन ना रहना और चीजों को अच्छी तरह से क्लियर ना करना। बट ये भी प्रॉब्लम आपकी अड्डा 24/7 आर्ट्स अड्डा क्लास 11-12 हिंदी मीडियम ने सॉल्व कर दी है पूरी की पूरी, क्योंकि यहां पर आपको मिलने वाली है क्या? पूरी की पूरी क्लास का जो आपका हिस्ट्री का सिलेबस है वो मैं कराने वाला हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करेंगे, हर एक चीज देखेंगे। बस आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, क्लास 11th वालों आप ही से कह रहा हूं, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इस सेशन को भी शेयर कर देना अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जो अभी भी क्लास 11th में हैं बट पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है ना। तो करते हैं स्टार्ट। और जो आप देखेंगे आपकी जो क्लास 11th की बुक है इसमें से कुछ चैप्टर जो हैं वो हर एक बोर्ड में, फिर आप चाहे सीबीएसई के हो, आरपीएससी आरबीएससी के हो, यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, कहीं के भी हो, कुछ चैप्टर इस बुक में से हर बोर्ड के द्वारा काट दिए गए हैं। तो उन्हें छोड़ के हम सारी चीजें जो है वो इन डिटेल करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। तो मैटर नहीं करता कि आप सीबीएसई वाले हो, आप राजस्थान वाले हो, एमपी वाले हो, किसी भी बोर्ड से अगर आप संबंधित हो, ये क्लास जो है वो सभी बोर्ड्स के लिए होने वाली है। तो भाई आ जाओ और क्लास आके एक बार देख लो। तो क्लास का जो चैप्टर है आपका, वैसे पहले चैप्टर 2 हुआ करता था, अब चैप्टर 1 है लेखन और नगर जीवन, जीवन शैली। ये चैप्टर एक्चुअली है मेसोपोटामिया के बारे में, है ना, जो कि दजला और फरात नदी के मतलब तट पर स्थित एक ऐसी सभ्यता थी जिसका कहीं ना कहीं व्यापार जो था वो हमारी हड़प्पा सभ्यता के साथ भी चलता था, और जो अलग अलग समय पर फली फूली, और उसके बेसिस पर देखेंगे कि यहां पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। बट अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से भी मिल जाएगी। और अगर इससे रिलेटेड कुछ क्विज करना चाहते हो, है ना, बातचीत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो और नई चीज पाना चाहते हो, तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल बच्चों, ह्यूमैनिटीज बाय आफ्ताब सर। इसको स्कैन कर लेना, सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जरा प्रीफेस देख लेते हैं चैप्टर का कि चैप्टर में होने क्या क्या वाला है। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे नगर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यहां पे लेखन प्रणाली कैसी थी, यहां पर कृषि और व्यापार कैसा था यहां पर, और मंदिर और शासन हुआ करता था या नहीं हुआ करता था, अभिजात वर्ग का शासन था या आपका कोई राजा शासन किया करता था, वो चीज देखेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है तकनीकी प्रगति इसकी, और फिर है आपकी जो है विरासत, लेगेसी। इसकी विरासत क्या है, आज के टाइम पे इसे कैसे आप बताएंगे कि इसने अपनी छाप आज भी ऐतिहासिक आधार पर वर्तमान समय में छोड़ रखी है। ठीक है। तो इन बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास में, तो बने रहिएगा एंड तक और हर एक चीज आपकी इंपॉर्टेंटली होगी। क्या है भाई मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों की बीच की भूमि, दो नदियों की बीच की भूमि, यूफ्रेट्स और टिग्रीस। कौन सी दो नदियां हैं? टिग्रीस नदी है एक और एक है यूफ्रेट्स। इसे ही हिंदी में क्या कहा जाता है? दजला और फरात नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा भाई, दजला और फरात नदी के नाम से जाना जाता है क्या? आपका मेसोपोटामिया, एक सभ्यता जो कि इन दोनों नदियों के बीच में या तट पर स्थित थी। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा और होना भी चाहिए, अगर नहीं है तब प्रॉब्लम है। यह क्षेत्र आज के इराक का हिस्सा है। आज जो इराक एक कंट्री है, इराक, ईरान
दोनों आपस में बॉर्डर शेयर करती हैं। तो इराक में मेसोपोटामिया का एक क्षेत्र हुआ करता था आज के टाइम में जो इराक है। यह नाम दो ग्रीक शब्दों मेसोस मतलब बीच में और पोटामोस मतलब नदी होती है उससे बना है। लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में यहां खेती की शुरुआत हुई और यहां बाद में शहरों का विकास हुआ, है ना। बाद में शहरों का विकास हो गया और 7000 से 6000 ईसा पूर्व में यहां खेती की शुरुआत हो गई। कहां पे स्थित था मेसोपोटामिया? मैप देख लो। आपकी जरा ये पीपीटी जो है कितनी बढ़िया तरीके से बनाई है मैंने कि आपको पिक्चर्स भी मिलेंगी, इतनी बुक में भी नहीं मिलेगी जितनी यहां पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। इतनी एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है। तो ये है आपका मेसोपोटामिया पूरा का पूरा इराक का। ये जा रही यूफ्रेट्स रिवर, ये जा रही आपकी टिग्रीस रिवर और इसके बीच में कहीं ना कहीं ये स्थित है, ठीक है। और अगर नदियों के तट के बीच में स्थित है तो बच्चे सोचेंगे अरे सर यहां पर तो खेती बहुत बढ़िया तरीके से होती होगी। होती थी बट इतनी नहीं होती थी, क्योंकि यहां की जो भूमि है वो एक्चुअल में अनुपजाऊ भूमि कही जाती है। कुछ कुछ पार्ट जहां पर आपकी भूमि अच्छी थी वहां पर कृषि हुई, वरना ये क्या किया करते थे, खाद्य पदार्थों का आवंटन जो होता था वो आयात के थ्रू होता था हड़प्पा सभ्यता से, और हड़प्पा सभ्यता को ये लोग खनिज पदार्थ भेजा करते थे। ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलते हैं आगे। फिर क्या है आपका दक्षिणी मेसोपोटामिया का क्षेत्र। दक्षिणी मेसोपोटामिया के क्षेत्र के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रारंभ में यह क्षेत्र शुमेर और अक्काद कहलाता था। स्टार्टिंग में मेसोपोटामिया शब्द तो बाद में आया, इससे पहले अक्काद और सुमेर के नाम से कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन का उदय हुआ, इसलिए यह क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा गया। क्षेत्र के नाम बदलते रहते हैं बट जगह जो है वो सेम रहती है। जैसे ही नाम चेंज हुए तो इनके भी नाम बदले जाने लगे। पहले सुमेर और अक्काद क्या कहलाता था, फिर उसके बाद बेबीलोन जब 2000 ईसा पूर्व में इसका नाम हुआ तो इसे बेबीलोनिया कहा जाने लगा। और सन 1100 ईसा पूर्व के बाद उत्तर में असूरिया का राज्य उभरा उत्तर में। तो आप देखेंगे जो असीरिया है ये बाद में जाके सीरिया का नाम ले लेता है, और सीरिया वर्तमान समय में एक क्या है, एक आपकी वेस्ट एशियन पश्चिमी एशियाई एक देश है। इतना याद रखना है। ऐसे पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप फोटो में देख सकते हो, ये जो है आपका, ये है आपका क्या है, अकेदियन एम्पायर है, ये अकेदियन वंश है आपका। इसके ऊपर जो था असीरियाई जो कि आज के रूप में क्या कहा जाता है, जिसे सीरिया कहा जाता है, ठीक है। इतनी चीज आप सभी को पता होनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे चलोगे, फिर आता है आपकी भाषाएं कौन कौन सी थी यहां पे। तो भाषाएं बोली जाती थी सुमेरियन भाषा बोली जाती थी। 2400 ईसा पूर्व से पहले की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन भाषा थी, और सुमेरियन भाषा से भी कई सारी भाषाएं निकली हैं। तो जो प्रथम भाषा होती है उसी के सहारे और भी अनेक भाषाएं जो है वो अस्तित्व में आती हैं। अक्कादी क्या था, अक्कादी लगभग 2400 ईसा पूर्व में सुमेरी भाषा का बदलने लगी। जैसे देखो हर एक चीज अलग अलग टाइम पे होती है। भारत में कहा जाता है कि हर 10 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इस तरह की जो विविधता है वो भारत में पाई जा रही है ना। वैसे ही जब एक टाइम हो जाता था तो दूसरी जगह के लोग जब आकर बस जाते थे तो वो धीरे धीरे भाषा को अपने अनुसार जो है वो ढाल लेते थे। फिर आपकी कौन सी भाषा आती है? अरमाइक भाषा आती है। 1400 ईसा पूर्व से प्रचलित हुई और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह प्रमुख बोली बन गई और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। अरमाइक भाषा आज भी बोली जा रही है और एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या होगा, अरमाइक भाषा को तो बदलकर कोई और भाषा आ जाएगी। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले थी आपकी सुमेरियन भाषा, फिर उसके बाद कभी अकदाई भाषा आई, फिर उसके बाद कभी क्या आई, आपकी अरमाइक भाषा आई। इंपॉर्टेंट है। अगर सेशन बढ़िया लग रहा हो तो भाई सेशन को क्या करना है, लाइक कर देना है सेशन को, एंड चैनल को जो है शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि जो क्लास 11th वाले हैं उनको पता लगे कि उनके लिए ऐसा कुछ आर्ट्स अड्डा क्लास 11th 12th हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ भाषा होती थी, देख लो। आज के टाइम पे अगर मैं पढ़ने जाऊं, मैं ना पढ़ पाऊं तो तुम क्या ही पढ़ पाओगे भाई, है ना। तो यहां पर
ये चीज का ध्यान रखना है। फिर आती है आपकी भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति कैसी थी यहां की, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अगर मैं भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया है कहां पर देखी गई थी ये जो आपकी सभ्यता थी ये पश्चिमी एशिया में एक सभ्यता देखी गई थी। एक सभ्यता के रूप में पश्चिमी एशिया में इसे सभ्यता माना गया था। ये पॉइंट हमने बताया आपको, ये पॉइंट मैंने आपको बताया पश्चिमी एशिया में। कोई बात नहीं, पश्चिमी एशिया में ये देखी गई, चलो बढ़िया बात है। बट सिर्फ और सिर्फ क्या इसमें पश्चिमी एशियाई देश थे या और भी देश थे? उस समय तो कोई कंट्री थी नहीं। आज के टाइम में उसमें क्या क्या शामिल होगा वो जरा देखते हैं इन डिटेल, है ना। अब अगर हम यहां पे बात करें तो उत्तर पूर्व पहाड़, उत्तर पूर्व का पहाड़ का क्या मतलब है, यहां पे उत्तर में गए और पूर्व में चले गए, तो यहां वाला पार्ट है ना, यहां वाला पार्ट है ना, तो पहाड़ थे, हरियाली थी और झरनों वाला इलाका था, खेती के लिए उपयुक्त था। जहां हरियाली होगी, पहाड़ होंगे और क्या होगा, और झरने होंगे। झरनों में क्या होता है, ज्यादातर खारा पानी नहीं होता है, मीठा पानी होता है, और वो मीठा पानी क्या करता है, आपको खेती के लिए उपयुक्त जमीन मुहैया कराता है। आपने देखा होगा खेती वहां होती है जहां पर आपकी जो नदियां हैं, क्योंकि नदियों में मीठा पानी होता है, नदियां बहती हैं, उसके आसपास खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है। या अगर मैं भारत की बात करूं, एक मैप बना लेते हैं भारत का, तो ऐसे ही मैप बनाना सीखना पड़ेगा आपको भी क्लास 11th वालों, तब जाके थोड़े बढ़िया मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका ये भारत का मैप है तो यहां पे जो आपका ये वाला पार्ट है इसे क्या कहा जाता है, जलोढ़ मृदा वाला पार्ट। और जलोढ़ वो मृदा है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है उपजाऊ होती है वो आपकी जलोढ़ मृदा होती है। ध्यान रखिएगा सभी को ये बात ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण बात है ये, है ना। उपजाऊ होती है भाई, ये ध्यान रखेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, जैसे यहां पर बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, वैसे ही वहां पर जो दजला और फरात नदी थी उसके जो झरने बनते थे कहीं कहीं स्थान पर, जो कहां पे था, उत्तर पूर्व स्थान पर, वो इवेंचुअली एक ऐसा क्या करते थे, क्षेत्र बना देते थे जो खेती के लिए उपजाऊ था, ठीक है। उत्तर के बारे में अगर मैं बात करूं तो घास के मैदान थे, पशुपालन के लिए अनुकूलन, घास के मैदान में पशुपालन, भेड़ बकरी चराने के लिए जाते थे, है ना। सऊदी अरब में तो यही होता था। भारत में भी जो गुज्जर बकरवाल, जब गर्मी आ जाती थी तो वो पहाड़ों में चले जाते थे ठंडी के मौसम में, और जब वहां ठंडी पड़ जाती थी तो वहां से नीचे उतर के आ जाते थे। और पहाड़ों में आपके उत्तर में घास के मैदान देखने को मिलते थे जहां पर पशुपालन आसानी से हो जाता था, चराने के लिए उनके लिए चारा उपयुक्त हो जाता था। अगर मैं पूर्व की बात करूं तो टिग्रीस की सहायक नदियां ईरानी पहाड़ियों से जुड़ी, ईरानी पहाड़ियों से टिग्रीस की सहायक नदियां जुड़ी। और दक्षिण की अगर बात करें तो रेगिस्तानी क्षेत्र था, यहीं पहले शहर और लेखन कला का विकास हुआ। अब देखो, जहां पर रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर कृषि तो की नहीं जा सकती, वहां पे लोग जीवन जीने के लिए अलग अलग तरह के रास्ते अपनाएंगे। व्यापार करना, पशुपालन नहीं हो सकता है वहां पे, पहली बात तो व्यापार करेंगे, आयात निर्यात करेंगे, अपनी लेखन कला और जो है आपका शहरों का विकास करेंगे, जहां पर क्या होगा, आपका अर्बनाइजेशन या मैं कहूं शहरीकरण को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ठीक है। डन, ये आपको याद रखना है। ये था दक्षिण वाला भाग। और कृषि की अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक और कृत्रिम सिंचाई के कारण गेहूं, जौ, मटर और मसूर की फसलें उगाई जाती थी। कहां पर उगाई जा रही थी? ये ज्यादातर उत्तर पूर्व में उगाई जा रही थी, है ना। इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। पशुपालन की अगर हम बात करें तो भेड़ बकरियां मांस, दूध और ऊन देती थी। तो यहां से एक चलन चल गया था कि भेड़ बकरियों में मांस खाना है, दूध पीना है, ऊन प्राप्त करना है उनसे। और उस ऊन से जब लोगों ने क्या करना स्टार्ट करा, उस ऊन को बेचना स्टार्ट करा, स्वेटर बनाने स्टार्ट करे अलग अलग तरीके से, तो यहां से भी आपका क्या होता है, व्यापार का उदय होता है।
और व्यापारीय कृषि भी कहते हैं इसे, है ना। एक होती है जीवन निर्वाह कृषि के आप सिर्फ अपने जीवन को सुखद बना ले, ऐसा काम करें, बट कुछ लोग क्या करते थे, इनसे अपना रोजी रोटी भी चलाते थे। अन्य साधन क्या थे, खजूर के पेड़ थे, नदियों में मछलियां थी जो इनके भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। ठीक है, ये रही आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता। टिग्रीस ये रही, यूफ्रेट्स ये रही, मेसोपोटामिया इनके बीच में। उत्तर पूर्व जब जाओगे यहां पर खेती हो रही है। ये कौन सा भाग है, ये आपका भाग है आपका जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहां पर शहरीकरण हो रहा है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चला जाए, आगे चला जाए भाई। शहरीकरण की बात करते हैं अब थोड़ा। शहर केवल खेती से नहीं बढ़े बल्कि व्यापार, उद्योग और सेवाओं में भी भूमिका निभाई। कार्य विभाजन जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप एक व्यक्ति को विभाजित कर देते हैं उसके कार्य से, तो क्या होगा, आप ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, मैं एक कार बनाता हूं, बट आप मुझसे क्या करवा रहे हो, टीचिंग करवा रहे हो, तो क्या मैं आपको बेस्ट आउटपुट दे पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा। तो वो बेस्ट आउटपुट देने के लिए अगर आप मुझसे कार बनवाएंगे तो मैं कम समय में भी बनाऊंगा और मुझे ज्यादा तनख्वाह भी मिलेगी। तो दोनों तरफ से बढ़िया चीजें हो रही हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, अलग अलग लोग अलग अलग कार्य करते थे, जैसे कांसे के औजार बनाने वाले, पत्थर तराशने वाले और व्यापारी इत्यादि। जो पत्थर तराश रहा है वो सिर्फ पत्थर तराशेगा और कुछ नहीं करेगा, जो कांसे के औजार बना रहा है वो सिर्फ औजार बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। इन दोनों को एक दूसरे के काम नहीं दिए जा सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएगा। यह परस्पर निर्भरता शहरी जीवन की विशेषता थी। शहरी जीवन की एक परस्पर निर्भरता जो थी वो विशेषता एक देखी जाती है या मानी भी जाती है। यह है आपका पूरा का पूरा मेसोपोटामिया का शहरीकरण वाला क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखना है सभी बच्चों को। चला जाए आगे। तो इतना जो है वो सभी बच्चों को याद रखना है क्योंकि ये चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलो आगे। वस्तुओं का आवागमन कैसे होता था? देखो, वस्तुओं का आवागमन कैसे होता है, या तो आप खुद वस्तु उठाएं, एक दूसरे से दूसरे स्थान ले जाएं, या जब इसमें ज्यादा श्रम लग रहा है तो वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब आपको थोड़ा सा डिले हो रहा है तो अब आप क्या सोचेंगे, अरे यार ये तो प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा करते हैं, कोई एक ऐसी चीज बना लेते हैं जिससे आसानी हो जाए। तब ऐसे ही आप पहिए का निर्माण करेंगे, बैलगाड़ी को निर्माण करेंगे, जिससे आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो दक्षिण मेसोपोटामिया में जो साउथ में थी, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, क्योंकि आपका वहां पर व्यापार हो रहा था, वो रेगिस्तान वाला क्षेत्र था, उसमें लकड़ी, धातु और पत्थर की कमी थी। तो इसलिए लोग कपड़ा और कृषि उत्पादों का व्यापार करके लकड़ी, तांबा, सोना, चांदी और कीमती पत्थर लाते थे। नदी मार्ग सबसे सस्ता और आसान था। यूफ्रेटिस नदी विश्व मार्ग कहलाती थी। यूफ्रेट्स और टिग्रीस, दजला और फरात जो थी नदियां, वो विश्व मार्ग कहलाती थी। क्यों कहलाती थी? उसमें भी यूफ्रेट्स कहलाती थी क्योंकि नदी मार्ग आसान था। पहली बात तो उस पे लकड़ी को तहराओगे, लकड़ी का इतना वजन होना चाहिए कि आपके वजन को झेल ले, तो आप एक जगह से दूसरे स्थान पर आराम से जा सकते हो। तो नदी मार्ग सबसे सस्ता था। बट वही चीज है, यहां पर भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स क्या थी? जैसे हवा का भार। अगर मान लो हवा जो है वो पूरब से बह रही है और आपको पूरब में ही जाना है, तब मुश्किल हो जाएगी क्योंकि हवा यहां से आ रही है एक, और आपको इसी साइड में जाना है, तो वो आपको टकराएगी, रोकेगी, तो आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। बशर्ते अगर आप इसी लाइन में जा रहे हैं और यहां से हवा आ रही है, तो आपको वो सहायक रूप से आगे पहुंचाने में मदद करेगी। तो नदियां इसलिए आसान थी, आसान मार्ग था और इजी मार्ग भी था नदियों का। ठीक है, देख सकते हो आगे। ये है आपका जो वहां पे
गांव का जीवन है, ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण से लोग शहरी में चले गए, शहरों से फिर वो एक इधर से उधर का व्यापार जो है वो करने में सक्षम हो गए। फिर है आपका लेखन का विकास। राइटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ भाई? राइटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो देखते हैं। शुरुआत जो थी वो लगभग 3200 ईसा पूर्व में उरुक, याद रखना, उरुक नगर में पहले मिट्टी की तख्तियां मिली। पहले मिट्टी की जब तख्तियां मिली उरुक नगर में मिली, उन तख्तियों पर क्या लिखा था? लोग हिसाब लिखा करते थे। मान लो आज आप कहीं जाते हो तो आप क्या करते हो? आप मोबाइल में लिख लेते हो। उस टाइम नहीं था, उस टाइम लोगों ने क्या करा? चिकनी मिट्टी का यूज करके एक पट्टियां बनाई, तख्तियां बनाई, उस पर वो हिसाब लिखा करते थे। अब जैसे अभिलेखों में प्रॉब्लम आती है वैसे इनमें भी आती थी। कभी कभी जो लिखाई थी वो मिट जाती थी, कभी कभी वो तख्तियां ही टूट जाती थी, तो इससे प्रॉब्लम आती थी। ये तख्तियां वस्तुओं की सूची जैसे अनाज, मछली, रोटी दर्ज करने के लिए थी, है ना? जो भी आप सामान लेंगे उसको दर्ज करने के लिए ये जो थी, ये सारी चीजें आपकी बनाई गई थी। लिखने की विधि क्या थी? गीली मिट्टी पर सरकंडे रीड से निशान बनाकर फिर सुखाया जाता था। इसे क्यूनिफॉर्म लेखन कहते थे। क्यूनिफॉर्म लेखन मतलब एक सरकंडे की तीखी नोक से जो है इन गीली चिकनी मिट्टी की पट्टियों पर लिखा जाता था, फिर इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था और ये हिसाब किताब के रूप में व्यक्त की जाती थी। 2600 ईसा पूर्व तक लेखन का उपयोग कानून, व्यापार और राजकीय आदेशों के लिए होने लगा। कानून, व्यापार, राजकीय आदेशों के लिए 2600 ईसा पूर्व तक लेखन का उपयोग होने लगा, क्योंकि लेखन को आप एक जगह पर प्रतिबंधित नहीं कर सकते कि उससे सिर्फ हिसाब लिखा जाएगा। लोगों को जब समझ में आने लगा इसका उपयोग हम और जगह पर भी कर सकते हैं, तो लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। कुछ प्रॉब्लम ही नहीं बनी। सुमेरी भाषा धीरे धीरे अक्कादी से बदली, लेकिन लेखन पद्धति बनी रही। लेखन पद्धति बनी रही। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। डन भाई, डन डनाडन, इतना आप सभी ने ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट थी। तो लेखन कला का विकास ऐसे हुआ। ये थी आपकी वो चिकनी मिट्टी से बनी हुई चीजें, और यहां पर देख सकते हो कि ये कुछ निशान बनाए गए हैं। हालांकि ये भाषा पढ़ ली गई है, बट उस समय में इसी तरह से चीजें लिखी जाती थी। चलें आगे। फिर आप आगे चलोगे तो यहां पर मिलेगी आपकी साक्षरता। साक्षरता देखने को मिलेगी आपको। लिटरेसी, कि यहां के क्या लोग पढ़े लिखे थे? अब आप बोलोगे सर 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 सर, पढ़े लिखे तो उन्हीं को ही माना जाता है ना जिन्हें लिखना आता हो और पढ़ना आता हो। तो ये जो व्यक्ति ये काम कर रहे थे पीछे, ये पढ़े लिखे नहीं थे क्या? तो वहीं से पता लगता है कि मेसोपोटामिया में जो साक्षरता थी, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। वही क्या करते थे? ये हिसाब किताब एक चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पर सरकंडे की तीखी नोक से लिखते थे, जिसे क्यूनिफॉर्म लेखन कहा जाता था। बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते थे। यह राजाओं और पुजारियों तक ही सीमित था। क्यों? क्योंकि उनका काम यह था, उन्हें काम करना पड़ता था। अगर राजा ही अनपढ़ होगा तो वो डिसीजन कैसे लेगा? पुजारी ही अनपढ़ होगा तो वो क्या पूजा करवाएगा भाई? ये चीज, यदि कोई राजा पढ़ सकता था तो उसे गर्व से बताया जाता था। जाहिर सी बात है कि भाई हमारे राजा पढ़ सकते हैं। अब बताओ आज के टाइम में हर कोई मतलब इतना कुछ तो पढ़ा हुआ है ही, है ना? तो आज के टाइम में वो एक नॉर्मल चीज बन गई है। अधिकारी राजा को पत्र भेजते थे, उन्हें जिन्हें जोर से पढ़ा जाता था। आज किसी और शासक के द्वारा किसी और शासक को एक पत्र भेजा गया जिसमें लिखा था कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, तो जो राजदूत आता था उसे खिलाते पिलाते थे। वो सारी चीजें तो अलग हैं, बट पढ़ के ही सुनाया जाता था वो पूरा का पूरा राजपत्र। ये है आपकी वो चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं। पीछे भी जो दिखाई वो भी वैसी ही थी, है ना? ध्यान रखना है सभी को। आगे चलेंगे। लेखन के उपयोग क्या क्या थे? यहां पे लेखन के उपयोग क्या क्या थे? व्यापार और प्रशासन में रिकॉर्ड रखने के लिए लेखन का उपयोग होता था, है ना? कानून, कर और संपत्ति से जुड़ी बातें लिखी जाती थी। कानून, कर और संपत्ति से जुड़ी बातें जो है वो लिखी जाती थी यहां पर। और एक प्रसिद्ध सुमेरी कथा होती थी
में बताया गया कि संदेशों की जटिलता के कारण राजा ने लेखन का उपयोग शुरू किया। यह लेखन की शुरुआत का प्रतीक है। क्या है? संदेशों की जटिलता के कारण राजा ने लेखन का उपयोग किया। जो संदेश भेजा करते थे ना उस टाइम पे, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका भारत है, यहां पे एक दूसरा साम्राज्य है, इसने कुछ लेखन में भेजा यहां पे कि भारत के कोई भी भारत का एक राजा है, उसे युद्ध लेखन में भेजा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। बट इसकी लैंग्वेज अलग होगी और हमारी लैंग्वेज अलग होगी, तो कहीं ना कहीं जटिलता आएगी। तो इसीलिए राजा को अध्ययन करना पड़ता था और भी भाषाओं का, ताकि आसानी से चीजें हो सके, कर सके वो। ठीक है, तो ये चीज होती थी। कुछ ऐसी जो चिन्ह है उनके नाम अलग अलग होते थे, जैसे इसे दा कहा जा रहा है, इसे डी कहा जा रहा है, इसे डीजे कहा जा रहा है, उसे दू कहा जा रहा है। तो ये एक तरह से क्या था, ये एक प्रकार की जो है वो चिन्हात्मक प्रणाली थी। अभी हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि कुछ व्यक्ति से चिन्ह कहेंगे, कुछ व्यक्ति से लेख कहेंगे, तो उसी के आधार पर इसे माना जाएगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। मंदिर और राजा के बारे में अगर मैं बात करूं, 5000 ईसा पूर्व तक गांव बसने लगे और बाद में मंदिर नगर बने। ठीक है, मंदिरों को देवताओं का घर माना जाता था। आर्थिक भूमिका, जाहिर सी बात है, देखो देवताओं का घर क्यों माना जाता था, क्योंकि मंदिर में ही लोग जो है वो किसी एक देवता की पूजा करते थे, है ना। तो वो चीज थी। अब अगर मैं आर्थिक भूमिका की बात करूं तो मंदिरों में उत्पादन कार्य होता था, जैसे तेल बनाना, अनाज पसीना नहीं पीसना, अनाज पीसना। ये घरेलू काम जो थे वो महिलाएं द्वारा मंदिरों में किए जाते थे। मंदिर के ऐसे थे जैसे हमारे यहां थे, वो जिस धर्म को मानते थे उस तरह के किसी एक धार्मिक स्थल को यहां पर मेंशन किया जा रहा है मंदिर के रूप में। ठीक है, फिर है आपका व्यापारी और मजदूर मंदिर से जुड़े रहते थे। व्यापारी और मजदूर मंदिर से जो है वो जुड़े रहते थे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से आपके जो घरेलू काम चलते थे, जैसे मैंने आपको बताया होगा पहले भी कि लघु कुटीर उद्योग लोग, बच्चे, जो महिलाएं हैं घर की, वो अपने घर में ही खोल लेती, जैसे चूड़ियां बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये सारी जो छोटे छोटे चीजें होती है ना, उनके पैसे मिलते हैं विमेन्स को। अब फिर आता है युद्ध नेता, वॉर लीडर्स। सफल नेता लूट बांटते और बंदियों को काम में लगाते थे। जैसे जो व्यक्ति किसी और साम्राज्य को जीत के आया, किसी और राज्य को जीत के आया, तो वहां से जो लूट खसोट का सामान था वहां से ले आया, लोगों में बांट दिया, और वहां से जो बंदी बनाए गए लोग लाए गए थे उन्हें काम में लगा दिया जाता था बेलदारी के। मंदिरों को सजाकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते थे। मंदिरों को जो व्यक्ति ज्यादा सजाता था उसकी ज्यादा वाह वाह होती थी, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो थे मंदिर जो है वो वहां पर पाए गए हैं, और आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी वैसा मंदिर तो नहीं लग रहा है जैसे हमारे यहां पे होते हैं। चलो, नगरों का विकास की अगर मैं बात करूं, नगरों के विकास की अगर हम बात करें तो उरुक नगर जो था वो सबसे प्राचीन नगर था मेसोपोटामिया का। लगभग 3000 ईसा पूर्व तक 250 एकड़ में फैला हुआ था। ये इस प्रकार का नगर था आपका। ये नगरों में मजबूत दीवारें थी, मंदिर थे और कार्यशालाएं थी। बड़े निर्माण कार्यों में कैदियों और मजदूरों तक उपयोग होता था, मजदूरों का उपयोग होता था। वो होगा भी ना, वो ज्यादा बड़े आधार पर होगा भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज थी। चला जाए आगे। फिर आती है आपकी तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति में क्या था भाई, यहां पर आप देखोगे, यहां पर क्या हुआ, कांसे के औजार, ब्रॉन्ज टूल्स थे। एक कांसा जो है आपका खनिज पदार्थ है, लोह अयस्क है, उसका उपयोग किया जाता था औजार बनाने में। मिट्टी के स्तंभों से विशाल भवन का निर्माण किया जाता था। मिट्टी के स्तंभ उस टाइम पे यही चीज काम की थी, जो और मतलब आज तक खड़ी भी हैं, ये भी देख सकते हो आप। कुम्हार का पहिया, एक बड़ा आविष्कार जिसने बर्तनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव किया। ये तो कुछ नहीं है। कुम्हार का पहिया क्या होता है, कुम्हार आपने देखा होगा इस तरीके से उस पहिए को घुमाता है और उसके ऊपर क्या करता है, उसके ऊपर जनरली घड़े बनाता है, बर्तन बनाता है, प्लेट्स बनाता है, ये सारी चीजें जो है वो कुम्हार करता है। तो इससे क्या हो गया,
उत्पादन संभव हो पाया किन चीजों का? बर्तनों का। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना सभी को याद रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है मैं बता रहा हूं आपको, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। नगर जीवन की अगर मैं बात करूं, नगर जीवन कैसा था? तो शासक वर्ग था। पहले बात तो शासक वर्ग था। शासक वर्ग क्या करता था? शासक वर्ग आपका शासन करता था। क्या मेसोपोटामिया में कोई शासक वर्ग था? मेसोपोटामिया में कोई शासक वर्ग नहीं था। मेसोपोटामिया में कह रहा हूं, सॉरी, हड़प्पा क्षेत्र में कोई शासक वर्ग नहीं था, क्योंकि एक जगह दुर्ग था और एक जगह निचला शहर था। दुर्ग में अभिजात वर्ग के लोग रहा करते थे, जो कि बहुत ही छोटा स्थान था, अमीर वर्ग के लोग रहा करते थे, और निचले शहर में साधारण लोग रहा करते थे। बट यहां पर तो आपको ये कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि एक शासक वर्ग है जो शासन कर रहा है और दूसरी तरफ साधारण लोग हैं। फिर है आपके धनी परिवार होते थे ये शासक वर्ग में, सोने चांदी के आभूषण के साथ दफनाए गए थे, इसलिए हमें इनके बारे में पता है कि शासक वर्ग भी हुआ करता था। फिर आते हैं आपके साधारण लोग, है ना। फिर साधारण लोग आते हैं आपके। साधारण लोग का क्या करना था? संयुक्त परिवार प्रथा थी यहां पर। पिता जो है वो मुखिया होता था यहां का, है ना। विवाह धार्मिक और पारिवारिक सहमति से होता था, यह ध्यान रखना है। ये साधारण परिवार की कुछ विशेषताएं थी। घरों की अगर मैं बात करूं तो आंगन वाले घर थे, छत ढलवा ताकि पानी बह सके। ढलवा छत कैसी होती है? एक तो छत ऐसी होती है जो पूरी की पूरी चकोर होती है घर की, है ना। एक छत ऐसी होती है जहां से अगर बारिश आए तो वो बारिश नीचे चला जाए, नीचे बारिश का पानी नीचे तक चला जाए। एक छत वैसी होती थी आपकी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दरवाजे आंगन की ओर खुलते थे और खिड़कियां कम होती थी। सड़कें संकरी और बनी बिना नालियों के होती थी और कचरा सड़कों पर फेंका जाता था, जिससे स्तर ऊंचा होता गया था। याद रखना, सड़कों की बात है, संकरी और बिना नालियों के होती थी। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली बहुत ही तकड़ी थी। मेसोपोटामिया में क्या थी? पतली सड़कें थी, नालियां थी नहीं, तो लोग घर से कचरा बाहर फेंकते थे, कचरा सड़कों पर फेंका जाता था, जिससे स्तर ऊंचा होता गया। एक चट्टा बन जाता था कचरे का, भराव होता गया, फिर जमीन में ऊपर के ऊपर भराव होता गया और जमीन से ऊपर उठने लगे लोग। ये चीज थी, ठीक है। ये था कुछ आपका नगरीय प्रणाली, आप इसे कह सकते हो, ये इंपॉर्टेंट थी। फिर है आपका व्यापारिक नगर मारी। व्यापारिक नगर मारी स्थान क्या है? यूफ्रेटिस नदी के ऊपरी हिस्से में, जो यूफ्रेटिस नदी थी, यूफ्रेट्स नदी थी, दजला नदी थी, उसके ऊपरी हिस्से में मुख्य विशेषताएं क्या थी? कृषि होता था, पशुपालन होता था यहां पर, ठीक है। चरवाहे अनाज और औजारों के बदले मांस, दूध, चमड़ा आदि बेचते थे, क्योंकि चरवाहों को औजार चाहिए होता था और वो क्या बेचते थे? वहां से मांस बेचते थे, दूध बेचते थे, चमड़ा बेचते थे। व्यापार मार्ग क्या था? दक्षिण मेसोपोटामिया से उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों, तुर्की, सीरिया, लेबनान तक। जैसे मान लो ये आपका साउथ अफ्रीका है, ये आपका इंडिया वाला पार्ट हो गया। थोड़ा सा एक रफ मैप बना दिया है। यहां पर आपकी क्या थी? ये मेसोपोटामिया थी। ये आपकी मेसोपोटामिया थी। तो मेसोपोटामिया दक्षिणी भाग में थी और व्यापारी मार्ग क्या था? ऊपर की तरफ। व्यापारी मार्ग याद रखिएगा, ऊपर की तरफ था, जिसमें तुर्की, सीरिया, लेबनान, ये सारी कंट्री वर्तमान में देखी जाती हैं। मुख्य वस्तुएं क्या थी? लकड़ी थी, तांबा था, टीन था, तेल था, शराब था। ये सारी चीजें मुख्य वस्तुएं जो थी यहां पर मिलती हैं। कांस्य जो था बनाने के लिए टीन और तांबा आयात होता था। टीन और तांबे को मिलाकर कांस्य बनाया जाता था। क्या कर लगता था? हर वस्तु पर 10% शुल्क लिया जाता था, जिससे क्या है, ये पूरा का पूरा राज्य कार्यभार हुआ करता था। डन?
ये चीज थी व्यापारिक नगर के बारे में। ये आप देख सकते हो, ये एक प्रकार का व्यापारिक नगर है जो यहां पर दिखाया गया है। चलो आगे, नगर संस्कृति और गर्व। मेसोपोटामिया के लोग अपने नगरों पर गर्व करते थे। क्यों करते थे? यहां पे कृषि हो रही है, पशुपालन हो रहा है, घर बने हुए हैं और व्यापार हो रहा है, और दक्षिणी मार्ग में व्यापारिक मार्ग बना हुआ है पूरा। अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, लोग आयात निर्यात अपने ही अंदर कर रहे हैं। मेसोपोटामिया के अंदर कोई मांस खरीदने के लिए औजार बेच रहा है, कोई औजार खरीदने के लिए मांस बेच रहा है ना। तो ये चीज थी। गिलगामेश महाकाव्य, याद रखिएगा, में नगर की महानता का वर्णन है। गिलगामेश एक महाकाव्य था जिसमें क्या है भाई, आपकी नगरों की महानता का जो है वो वर्णन है। गिलगामेश अमरता पाने के लिए असफल रहा, पर उसने अपने नगर उरूख की दीवारों पर सच्ची इमारतें अमरता देखी, है ना। गिलगामेश अमरता पाने में असफल रहा, पर उसने अपने नगर उरूख की दीवारों पर क्या देखी? सच्ची अमरता देखी है। यह है आपका गिलगामेश, जिन्होंने मतलब जिनके बारे में महाकाव्य लिखा है। मेसोपोटामिया की विरासत क्या है? क्या दिया मेसोपोटामिया ने हमें? तो मेसोपोटामिया ने हमें बताया, वर्ष में 12 महीने, महीने में 4 सप्ताह, दिन में 24 घंटे, घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये इसकी विरासत है जो आज तक चली आ रही है, लेगेसी है। गणित में हमें जो गुणा, भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज की तालिकाएं तैयार की गई हैं, वो इसी के आधार पर दी गई है, और रोट 2 का अनुमान बहुत सटीक था। ठीक है, तो ये है मेसोपोटामिया की लेगेसी जो आज भी हमें प्रोवाइड की जाती है। ये प्रणाली यूनान, रोम और इस्लामी सभ्यता के माध्यम से आज तक चलती आ रही है। खगोल विज्ञान के बारे में अगर मैं बात करूं, ग्रहों और तारों की गति, ग्रहण आदि का रिकॉर्ड देखा गया यहां पर। दिन में आप कंपास से दिशा का पता लगा सकते हैं, और रात में वही चीज तारे बताते हैं। तारे रात को रास्ता बताते हैं आपको। ये जो पद्धति थी, टाइम की पद्धति थी, वो क्या करते थे? वो सब का ज्ञान रखते थे। इसीलिए आज कहीं ना कहीं विरासत के रूप में पूरे विश्व में यही चीज फॉलो की जा रही है। विद्यालय भी थे यहां पर, विद्यार्थियों का लेखन, गणित और खगोल विद्या सिखाई जाती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ध्यान रखेंगे। ये थी मेसोपोटामिया की विरासत। स्कूल्स थे, स्कूल में चीजें दिखाई जा रही थी। टाइम का कैसे पता लगाते थे? दोपहर की परछाई से एक घेरा बनाया, उसके बीच में एक डंडी छोड़ी, परछाई जिस तरफ जा रही है, जिस तरीके से जा रही है, उसी आधार पर टाइम का पता लगाया जाता था। अब वो मेरे से मत पूछना, क्योंकि मुझे नहीं पता है भाई कैसे पता लगाया जाता है उस टेक्निक का। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। ये है आपका जिसमें जिस तरीके से वहां पर गणित वगैरह की चीजें जो है वो दिखाई जाती थी, टाइम वगैरह का कैसे लोग निकालते थे वो बताया जाता है। ये था पूरा का पूरा सेकेंड चैप्टर, जिसे आप एक समरी के रूप में पढ़ सकते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। हर एक चीज हमने इंपॉर्टेंटली इस वीडियो में कवर करी है। तो मेक श्योर जो भी बच्चा कक्षा 11वीं का है, वो 12वीं का है, या भी अगर जो भी बच्चा सीयूईटी की तैयारी कर रहा है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मैं सभी को कहता हूं भाई, अगर ये वीडियो देखी है तो वीडियो में एक लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो मिलने वाली है, और मिलेंगी, अभी तो और आएंगी, चिंता मत करो। और अपना कमेंट्स में प्यार बता दो कि आपको ये कैसी लगी वीडियो। ऐसी वीडियोस और चाहिए, और चैप्टर्स की चाहिए क्लास 11th वालों, तो कमेंट में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हां, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शेयर जरूर करनी है ये वीडियो। कक्षा 11वीं में जितने भी छात्र हैं, किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई, आरबीएसई, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एनसीईआरटी, सबके लिए मैंडेटरी है, तो उसे ये शेयर करके बता दो कि भाई अड्डा आर्ट्स क्लास 11th 12th हिंदी मीडियम पर आपकी ये क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं क्लास 11th वालों के लिए। मेरा नाम है आफ्ताब, मैं पढ़ाऊंगा आपको यहां पर हिस्ट्री, इतिहास, और इस तरीके से पढ़ाऊंगा, बोरिंग नहीं लगने दूंगा मेरे भाई। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में।
तब तक के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस ये सेशन को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर देना है आपके साथ। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहां मिलेगी? आपको पीडीएफ मिलेगी मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर, या अगर उससे भी आसान आपको चाहिए कोई चीज तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जा सकते हैं और वहां से अपनी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन। दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।